नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 25 वीडियो आने वाली है, तो इन 25 में से आप आज 15वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 14 वीडियो तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देख पीडीएफ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं, आपको अवश्य कवर करते जाना है ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपको लाभ मिल सके। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख संस्थान तथा उनके हेड क्वार्टर के साथ किसका मिलान सही है? जो इंस्टीट्यूट है और जो उनका हेड क्वार्टर है, तो उनमें से किसका परफेक्ट मैच है? पहला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये बेंगलुरु में है क्या? तो बेंगलुरु में नहीं, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान, ये भी कहाँ पे है? मैसूर में है, अहमदाबाद के साथ मिला दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, एकदम सही है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, तो ये कानपुर में नहीं, लखनऊ में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम राइट है, बाद बाकी सभी जो है चितिर बितिर गलत जो है आपका अरेंज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। सिलिकॉन वैली, ये आपका कर्नाटक के मंगलूर या बेंगलुरु में स्थित है, सिलिकॉन वैली। और इसी तरीके से एक नाम मिलता जुलता है, साइलेंट वैली। देखिए साइलेंट वैली जो है ये नेचुरल साइट है, ये आपका केरल में है, ठीक है। और से सिलिकॉन वैली जो है सिलिकॉन तत्व के नाम पे है, तो ये आपका बेंगलुरु में है। वैसे सिलिकॉन वैली ओरिजिनल जो है वो अमेरिका में है, ठीक है भाई। इनके अलावा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। इरडा का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। इरडाई जो आपके बीमा क्षेत्र में कार्यरत है, और इरडा की स्थापना भी पूछा जाता है एग्जाम में, 1999 में हुआ था। हैदराबाद में और आएंगे तो स्टेचू ऑफ इक्वालिटी मिलेगी, आपका रामानुजाचार्य की प्रतिमा मिलेंगे। हैदराबाद में और आएंगे तो आपको चार मीनार मिलेंगे, और अंदर जाइएगा तो बिरयानी मिलेगा। इसके अलावा नीचे एक स्टार डाल के एक और प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहेगा तो ये हैदराबाद में है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो ये नई दिल्ली में है। ये कंफ्यूजिंग पेयर है, इसीलिए नीचे में लिखा गया है, आंख खोल के देखिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, ये सभी के सभी लखनऊ में है। ये आरडीएसओ भी लखनऊ में है। ये आरडीएसओ क्या है? रेलवे में जो भी मानक है उन कौन तय करता है? तो आरडीएसओ तय करता है कि भाई पटरी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पटरी की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो अभी 60 केजी और आपका एक 52 केजी का चलता है इंडिया में, ठीक है। तो जो भी आपका ब्रॉड गेज है वहाँ पे जनरली 60 केजी वाला रेल चलता है, ठीक है। ये सब मानक कौन तय करता है रेलवे के अंदर? तो आरडीएसओ तय करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। चलते हैं आगे। इसके अलावा मैं अभी एक आध दिन हाल में ही बताया था कि ये जो इमामबाड़ा है, ये जो रूमी दरवाज़ा है, ये किनके द्वारा निर्माण किया गया था? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हिंट देता हूँ, अवध के नवाब थे वो, ठीक है। बताइएगा कौन जो है बसाया था या फिर निर्माण किए था। इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय चीनी संस्थान, ये दोनों कहाँ पे है? कानपुर में है। वहीं भारतीय चर्म अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगी, एकदम रहेगी। चलिए चलते हैं। चावल वाला अनुसंधान केंद्र करेंगे तो कटक में जाना पड़ेगा, और इंटरनेशनल वाला चावल संस्थान खोजेंगे तो आपको फिलीपींस मनीला में जाना पड़ेगा। भारतीय वायु सेना द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित अस्त्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? देखिए भारतीय वायु सेना द्वारा दिसंबर 2023 में एक अस्त्र शक्ति सैन्य अभ्यास को जो है परफॉर्म किया गया, तो इसमें किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? उनका नाम है समर नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। दिसंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका नाम है ऐसा, और एक लंका घाट आपका बनारस में भी है। जो कोई गया होगा काशी विश्वनाथ तो जरूर देखे होंगे, बनारस में भी है आपका लंका घाट। और ये है आपका दिसंबर 2023 आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका हवाई स्टेशन है ना, तो वहाँ पे परीक्षण किया गया अपना अस्त्र शक्ति, वायुसेना का है ये, तो इन्हीं में परीक्षण किया गया था आपका समर नामक मिसाइल का।
टेस्ट किया जाता है ना। समर वायुसेना द्वारा प्रक्षेपित प्रमुख मिसाइल है जो पृथ्वी से कहाँ पे मार करेगा, तो पृथ्वी से हवा में जो है युद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बेसिकल जो आपका फॉर्म था ये हवा से हवा में था, लेकिन इसमें कुछ रूपांतरण के साथ इसे पृथ्वी से हवा में बनाया गया है। ठीक है, इनके अलावा 2018 में वायुसेना ने अस्त्र नामक मिसाइल का जो है परीक्षण किया था। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। इनके अलावा आकाश जो है ये पृथ्वी से हवा में मार करने वाली भारत में स्वदेश निर्मित पहली मिसाइल थी। तो ये आज भी आपके एग्जाम में भले पुराना हो गया है लेकिन आता रहता है क्योंकि ये स्वदेश निर्मित है। इसके अलावा नाग एक मिसाइल होता है, ये एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। इसी के बारे में कहा गया है दागो और भूल जाओ, क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ से कमांड दे दिए तो फिर उसे जो है रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लक्ष्य पे खुद ही चला जाएगा। इसे नाग कहा जाता है। मिसाइल है, एक बार छोड़ देने के बाद खुद नियंत्रित होती है। इसी सिद्धांत पे एक और जो है मिसाइल लाया गया इंडिया में, ध्रुव शास्त्र मिसाइल। ये हेलीकॉप्टर वगैरह में लगाया जाता है, ये भी इसी प्रकार का है, एंटी टैंक नाग के जैसा ही काम करता है कि दागो और भूल जाओ की नीति इसमें भी अप्लाई होती है। इनके अलावा अग्नि जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली भारत में सबसे विशाल रेंज की मिसाइल है। इसके कई सारे एडिशन आ गया है, अग्नि 5, अग्नि 3 ऐसा आप देखे होंगे और आए दिन चर्चा का विषय रहता है ये। इसके अलावा नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर क्या क्या यहाँ से चुरा कर मतलब लूट कर ले गए थे? तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये दोनों उस जमाने की बेशकीमती वस्तु हुआ करता था और आज तो पता नहीं कितने कीमत हो गए होंगे। उस जमाने में बेशकीमती, तो आजकल तो खैर फाइनेंशियल युग है भाई, है ना। तो ये जो है लौट कर चले गए देश ईरान। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और ओरिजिनल नेपोलियन कहाँ का था? तो फ्रांस का। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और जो मयूर सिंहासन पे लास्ट टाइम बैठने वाले शासक हुए वे कौन हुए? तो मोहम्मद शाह हुए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत पर प्रथम इस्लामी या अरबी हमला कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। किसके समय किया गया था? तो दाहिर के समय। ये दाहिर कहाँ का शासक उस समय हुआ करता था? तो सिंध प्रांत का शासक हुआ करता था। तैमूरलंग का आक्रमण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तैमूरलंग का आक्रमण होता है जी 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तुगलक वंश की शासक चल रही होती है सल्तनत पे, और उस समय जो पार्टिकुलर शासक होते हैं इनका नाम है नसरुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इस प्रकार से नाम है। इन्हीं के काल में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। सिकंदर 326 बीसी में भारत पे आक्रमण किए थे, है ना। सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध किस नदी के किनारे होता है? इस फॉर्मेट में भी इस पॉइंट को पूछा जाता है ना। तो आप बताएंगे किस नदी के किनारे हुआ था? तो बितस्ता या झेलम नदी के किनारे, क्योंकि आप जानते हैं कि बितस्ता प्राचीन काल में झेलम नदी को ही कहा जाता था। इसके अलावा इसी युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध नाम दिया गया है। सिकंदर और पुरु में फिर से दोस्ती हो गई। हालांकि पोरस इस युद्ध में हार गया था, लेकिन इनको बहादुरी देख के सिकंदर ने इनसे गला मिला लिया था। इनके अलावा पानीपत की 3 लड़ाई कब कब होती है? 1526, 1556 और 1761 में। तीनों में जो है ना, पहले में विजेता बाबर, दूसरे में विजेता अकबर और तीसरे में विजेता अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, पहले में कौन हारा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हारेगा। सल्तनत के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका मुगल वंश की स्थापना हो गई तो सल्तनत तो हट गया, है ना। इनके अलावा अकबर और हेमू के बीच हुआ था तो हेमू हारा, और तीसरा में मराठों की हार हुई। ये जो अहमद शाह अब्दाली है ये बहुत बड़ा आक्रांता था, इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किया है। इनके अलावा भारत पे सर्वाधिक बार गिनती किए जो आक्रमण गिने तो सबसे अधिक बार जो आक्रमण है ये मोहम्मद गजनबी की 17 बार है। ठीक है, इन्होंने सबसे प्रमुख आक्रमण जो किया सोमनाथ मंदिर को लूटा 1025 ईस्वी में। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि देखिए मंदिर को लूटने के लिए मोहम्मद गजनबी काफी प्रसिद्ध थे, यहाँ की जो बेशकीमती चीज हुआ करता था इन्हें लूट लेता था। ठीक है, लेकिन मुगल वंश में कौन सा ऐसा मुगल हुआ जिन्होंने मंदिर पर कई बार आक्रमण करवाए और मंदिर को ध्वस्त करने का जो है प्रयास किए? तो ये कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ध्वस्त करवाए थे, तो ये ध्यान रखेंगे जैसा कि रिकॉर्ड में दिखा जाता है। और ये मोहम्मद गजनबी तो सोमनाथ के लिए फेमस है ये। इसके अलावा मोहम्मद गजनबी कौन था ये भी पूछा जाता है, तो ये तुर्क शासक हुआ करता था मोहम्मद गजनबी। ठीक है, और ये सुबक्तगीन का पुत्र था।
बाबर किसका पुत्र था भाई? बाबर। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा बाबर किसका पुत्र था। इनके अलावा प्रसिद्ध कलिंगा युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कलिंगा युद्ध 261 बीसी में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक के विजय, है ना, मौर्य सम्राट अशोक की विजय, मौर्य सम्राट जो अशोक की गद्दी पर बैठने के 8वें साल कलिंग युद्ध किए थे। इस फॉर्मेट में भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि अशोक गद्दी संभालने के कितने साल के बाद जो है कलिंग युद्ध किए थे, तो आप कहोगे गद्दी संभालने के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध करा था। तो आप यहां से घटा के ये निकाल लोगे कि अशोक साहब गद्दी पे कब बैठे थे। ठीक है, कलिंग युद्ध में विजय हुआ अशोक को, ये मतलब लिखा हूं पहले स्लाइड में। यह युद्ध उनके जिंदगी में निर्णायक मोड़ लाया और युद्ध मार काट ये सब छोड़ के जो है क्या बन गए? एक बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिए थे, किससे? उपगुप्त से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यूनियन बैंक, मैं बता देता हूं बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। इसके अलावा यूनियन बैंक में किन दो बैंक का विलय किया गया, है ना? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ध्यान रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया, है ना? इलाहाबाद बैंक का विलय अब किस बैंक में हो गया है? तो इंडियन बैंक में हो गया है। बहुत सारे बैंकों का विलय हो जाने के बाद भारत में अब शेष जो है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक बच गए हैं? तो मात्र 12 बैंक बच गए हैं। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और ये इस समय जो है भारत की आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी की शासन हुआ करती थी। तत्पश्चात 1980 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया, लेकिन कितने बैंकों का? तो 6 बैंकों का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति और प्रतिभूतियों की लेन देन के लिए जिम्मेवार है। साथ ही साख सृजन और भी लिख लीजिए, नोट को छापना, ये सब भी किनके काम है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जन्म से लेके अब तक एक एक डाटा मैं आपके कान तक भर दिया हूं। ठीक है भैया। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। स्थापना की बात कर लें फिर से 1935 में हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण। सीडी देशमुख साहब प्रथम भारतीय गवर्नर। वैसे अंग्रेज गवर्नर कहेंगे तो ओसबर्न स्मिथ पहला अंग्रेज गवर्नर बना था। ये बहुत सारे चीज जो है मौद्रिक नीति के तर्ज पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब जो है जारी करते हैं। ये कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक दर, रेपो रेट, इन सब में कम ज्यादा करने से सीधे आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? मैं ये सीधे बता दिया हूं कि मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर को बढ़ा देता है। जैसे बैंक दर बढ़ जाएगा, बैंक दर जैसे मान लीजिए बढ़ गया, तो जो कमर्शियल बैंक है, जो एसबीआई, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, जो भी बैंक है कमर्शियल, उनको क्या होगा? लोन मिलने में कठिनाई होगी। कठिनाई मतलब महंगा मिलेगा। तो लोन जब उनको महंगा मिलेगा तो जो बेस रेट में हम लोगों को बैंक लोन देता है वो भी हमको महंगा देगा, और जब हमको महंगा देगा तो हम कम लेंगे, है ना? तो कम जब लेंगे, है ना, तो हम कम खर्च करेंगे। तो इससे क्या होता है? महंगाई एक जो है लिमिट मतलब कम होता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है और मुद्रास्फीति इस प्रकार से दूर किया जाता है। तो रिजर्व बैंक के कई सारे रोल है हमारे जिंदगी में, सीधे सीधे दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप चेन से बाय प्रोसेस चलोगे तो दिखेगा आपको। इनके अलावा हाल में ही किस देश के क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? कोई अगर ये बिना पढ़े किताब एग्जाम में चला गया तो नेपाल को तो कोई नहीं टिक करेगा अगर जानकारी नहीं है पहले। तो अगर तुक्का कोई खेलेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका लगा देगा, है ना? तो ये नेपाल है टीम भाई कि 300 से अधिक रन बना दिए T20 क्रिकेट में। ये कौन है? नेपाल। किस देश के खिलाफ बनाया था? तो मंगोलिया के खिलाफ। कौन से मैच में? मंगोलिया क्रिकेट तो नहीं खेलते जनरली, तो किसी न किसी कप में या फिर कोई ना कोई टूर्नामेंट में। तो एशियन गेम 2023 जो हुआ है, हालांकि ये 22 वाला ही है, 23 का आना ठीक नहीं है क्योंकि 26 में फिर से एशियन गेम होगा जापान में, 4 साल के बाद होती है। ठीक है, तो यहीं पर जो है मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए नेपाल, है ना, नेपाल। इसके अलावा T20 पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी रिकॉर्ड जो है आपका, है ना, रन बनाने का, ये नेपाल का है। कितने रन का भैया? 314 रन बना दिए थे एशियाई गेम 2023 के अंदर। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी स्कोर जो है अभी इंग्लैंड देश के नाम है। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड कितने रन बनाए हैं? 498 रन। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ।
आप जब भी बड़ा स्कोर देखेंगे तो कोई ना कोई गरीब के खिलाफ होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी जो है सब तरीके से मारा जा रहा है भैया, है ना। तो ये गरीब के खिलाफ मतलब कमजोर देश के खिलाफ, गरीब तो नहीं नीदरलैंड में, खेल के मतलब खेल में मजबूती के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे लंबी व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन, है ना। वनडे क्रिकेट में 264 रन की व्यक्तिगत पारी, जल्दी तो नहीं टूटने वाला। इनके अलावा रोहित शर्मा जो है सबसे अधिक दोहरा शतक भी लगाए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक दोहरा शतक जो है रोहित शर्मा लगाए हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का अब रोहित शर्मा के नाम ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब सभी फॉर्मेट मिला के। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्कोर एरोन फिंच के नाम है, 172 रन। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के हरजई है वो दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुझे पढ़ना है तो एरोन फिंच। इसके अलावा मैंने इससे पहले T20 क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में आपको टीम सऊदी का नाम बताया था। जब एग्जाम में जाए तो एक बार उस चीज़ को जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि साकिब अल हसन को जस्ट ओवरलैप किया था। किसी एक मैच में अगर साकिब अल हसन 5 विकेट ले लिया तो फिर से पहले स्थान पर आ जाएंगे। तो ये वोलेटाइल वाला रिकॉर्ड है, तो उसे जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने उस PDF में भी लिख दिया हूँ कोने में कि एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को एक बार और वेरीफाई कर लें। इसके अलावा शुभ्रा गुहा तथा सुमित्रा गुहा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई कलाकार है। देखिए शुभ्रा गुहा और सुमित्रा गुहा ये गायन से जो है ताल्लुक रखती है, गायन गीत गाती है। इनके अलावा शुभ्रा गुहा को वर्ष 2021 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे कंफर्म हो गया कि क्या करती हैं, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत करती हैं। देखिए यह शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ठुमरी गायन से संबंधित है। ठुमरी जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारा फॉर्म होते हैं आपके शास्त्रीय संगीत का, ठुमरी है, ख्याल है, ध्रुपद है, इस प्रकार से, है ना। तो ठुमरी से ताल्लुक रखती है। इन्होंने भारत में के सहित कई यूरोपीय देश में भी अपना परफॉर्म किए हैं। कौन? शुभ्रा गुहा, ठीक है। रामचंद्र गुहा की जैसे इनका भी टाइटल शुभ्रा गुहा है, रामचंद्र गुहा राइटर है। सुमित्रा गुहा भी हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। 2020 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया गया था। इनके अलावा नालनी कमालनी अस्थाना जानते हैं दोनों बहन। इनके अलावा झावेरी कई बहन, दर्शना नयना सुवर्णा, तो ये सब एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जैसे आप लता मंगेशकर, आशा भोसले और भी जो उनके बहन हैं, ये सभी गायन सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो होता है ना, वैसे ही है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख कलाकार उदय बावलकर, है ना। इनके अलावा विनायक तोड़वी, प्रेम कुमार मल्लिक, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित जसराज, आरती अंकलीकर, ये सभी के सभी क्या है भाई, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं, जिसमें सबसे फेमस पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज साहब। इनके अलावा गिरजा देवी को ठुमरी का रानी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जगजीत सिंह, हरिहरन, मेहंदी हसन, अनूप जलोटा, बेगम अख्तर, ये सभी क्या करती है, गजल की गायकी से जुड़ी हुई है। गजल एक प्रकार का गायन का फॉर्म है। बेगम अख्तर को मल्लिका एक गजल कहा जाता है, ठीक है भैया। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के किस नदी में यूपी का पहला सौर ऊर्जा से संचालित नाव संचालन शुरू की जाने की बात की गई है जनवरी 2024 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जो अभी तारीख गया है 22 जनवरी, तो 22 जनवरी को ही जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा था। तो वहाँ पे अब सब चीज़ धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मंदिर बन जाने से आस्था तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी बढ़ेंगे। आसपास की एरिया में बहुत सारे जो है साधन मिलेंगे रोजगार के। तो इसी में एक और कदम योगी सरकार का कि जो सरयू नदी है उस पे सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलेंगे। सौर ऊर्जा से संचालित होगा तो प्रदूषण रहित होगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। तो ये चलेगा आपका सरयू नदी पे, ठीक है भाई। सरयू नदी पे जो सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाए जाएंगे, इनका निर्माण कौन किया है, तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे यूपी नेडा कहा जाता है शॉर्ट में, अगर आप इसे शॉर्ट करें तो, ये इन्होंने डिजाइन किया है। उत्तर प्रदेश में जो नाव चलेंगे सरयू नदी के किनारे। भारत में सौर ऊर्जा में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नौकायान का नाम दिया गया था आदित्य, और ये केरला में 2017 के समय चलाया गया था। अभी याद रखिएगा 2023 में केरल में ही पहला अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया है, ठीक है। वाटर वाला जो मेट्रो होता है ना, हालांकि ये नाव के जैसा ही डिजाइन किया गया, वैसा नहीं कि मेट्रो चलेंगे पानी पे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे केरला के अंदर।
इसके अलावा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा, इसे ध्यान रखेंगे, गुजरात में है मोढेरा। इसके अलावा भारत में पहला सौर ऊर्जा से संचालित सिटी सांची है ना। तो केरल में जो मेट्रो है वो मेट्रो ट्रेन नहीं, एक्चुअली नाव है, लेकिन उनका नाम मेट्रो दिया गया है, जल वाला मेट्रो, ठीक है। इनके अलावा भारत का बता दिए सिटी, आपका सौर ऊर्जा से संचालित सिटी गांव मोढेरा हो गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कोचीन था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसके 95वां देश चिली बना था। 96वां देश के लिए भी बहुत सारे देश जो है लाइन में लगा है, लेकिन अभी 95वां देश चिली बना है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है। इनके अलावा हंगरी भी लाइन में लगा है। इनके अलावा भारतीय संविधान का अंतिम अभिरक्षक किसे माना जाता है, तो न्यायपालिका को। देखिए भारतीय सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है ये संविधान का अभिरक्षक कहा जाता है, अंतिम व्याख्याकर्ता भी आप कह सकते हो इन्हें। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, माफ कीजिएगा, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करते हैं, 50 आर्टिकल। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता है ना, व्यक्तिगत रूप से जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उसे कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो व्यक्तिगत रूप से हो गए। और अगर इस प्रकार से बात करेंगे सीधे फॉर्मेट में कि भाई भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाले कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, सिंपल है ना। अभी जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ साहब 50वें, और पहले कौन थे, तो आपका हीरालाल कानिया साहब। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में होते हैं, 124 में। सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड अभिन्यायालय करार दिया गया है आर्टिकल 129 में, रिकॉर्ड अभिन्यायालय। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं किस आर्टिकल से, तो 32 से। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करने का अधिकार जो है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, ये 137 में प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 143 में। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 1+33, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, स्थापना कब हुआ था बता ही दिए थे, इंट्रोड्यूस तो प्रथम गणतंत्र दिवस पे ही हो गए थे, लेकिन इनकी कार्यवाही शुरुआत हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इनके अलावा BRO सड़क सीमा संगठन के द्वारा भारत का प्रथम गांव किसे घोषित किया गया है, तो BRO सीमा सड़क संगठन, जो BRO होता है सीमा सड़क संगठन, इनके द्वारा भारत में प्रथम गांव घोषित किया गया है माना को। इस प्रकार से है माना, इस प्रकार से, ठीक है। ये छोटका न लिखा गया, बड़का न होगा, ये माना है। मानव उत्तराखंड को BRO ने भारत का प्रथम गांव घोषित किया है। BRO की स्थापना 1960 में होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है कि तटवर्ती इलाका जो है, जो आपका बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पे रोड बनाना और उनकी देखरेख करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि मैं बता दिया था पहले ही। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से फिर से क्वेश्चन आएगी, क्योंकि ये अच्छा काम, अच्छी पहल है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो भी तटवर्ती इलाका है, तटवर्ती कहने का मतलब पानी के किनारे ही नहीं, मतलब किसी देश के तट है ना, किसी देश के किनारे बाउंड्री है ना, सटा हुआ जो इलाका है, या अंतिम ग्रामीण क्षेत्र को नए सिरे से बुनियादी ढांचाओं के साथ सुदृढ़ बनाना इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एक हिस्सा है ना, कि ताकि जो है एक पर्यटन का स्थल बन सके। जैसे सबसे जो दूर दराज में रिमोट एरिया होता है किसी भी सीमा के पास का क्षेत्र, तो उसे जनरली लोग नहीं विजिट करते हैं, तो उसे जो विजिट करे, इसलिए जो है इसको है ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्घाटन अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री है ना अमित शाह साहब के द्वारा किया गया था। और ये जो विलेज प्रोग्राम के उद्घाटन किया गया ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, तो इसका बेसिक मोटो है और मेन फोकस है कि भाई पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आए इन एरिया में। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी हमारी बिंदु किबुत्तु है, तो उसे जो है एक बढ़िया से सुदृढ़ करेंगे, फिर लोग वहाँ जाएंगे देखने उखने के लिए, तो इससे क्या होगा, आय का स्रोत, कई सारे स्रोत बढ़ेंगे। इनके अलावा वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल कुछ राज्य है, जैसे जो भी आपका तटवर्ती राज्य है, कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख हो जाएगा, पाकिस्तान वगैरह के साइड से लगेंगे, इधर सिक्किम हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ये सब है ना। इनके अलावा तमिलनाडु तथा कोरोमंडल के तटीय भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, लेकिन तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है कौन से मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है ना। वर्षा का जो मैक्सिमम स्रोत है वो अरब सागर से आता है, आधा से ज्यादा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से आता है, और कुछ वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ से भी आता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होता है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी श्रेणियां भी स्थित है, साथ ही साथ गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी होते हैं, है ना। सबसे कम वर्षा आपका लेह लद्दाख क्षेत्र में होता है, क्योंकि लेह लद्दाख क्षेत्र जो है ये वृष्टि छाया में पड़ जाता है। ये वृष्टि छाया क्या होता है ना, मैंने कई बार समझा चुका है, फिर भी आज समझाऊंगा। देखिए वृष्टि छाया क्या होता है कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है आपका, ये कोई पहाड़ है आपका ये वाला, है ना, और इधर से जो बादल किसी भी स्रोत से बन के, मान लीजिए कि जल राशि है, यहाँ से जो बादल बन के गया तो इस पहाड़ से टकराया, तो इसी भाग में 3D तो है नहीं कि आपको दिखेगा, तो इसी भाग में जो है इधर ही ऊपर उठा, तो ये जो पहाड़ है इसके जो अगला भाग यानी इस साइड वाला जो पोर्शन होगा उधर तक तो ये पहुंचा ही नहीं, क्योंकि इधर ही इसी साइड में ऊपर उठ गया टकरा के, तो ये वाला प्रदेश जो है ये वृष्टि छाया कहलाता है। इधर बारिश नहीं होती है और ज्यादातर बारिश जिधर टकराया है उधर ही होता है। आई होप आप समझ गए हैं, है ना। तो वृष्टि छाया प्रदेश पर्वतीय वर्षा के विपरीत क्षेत्र में पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। इनके अलावा पर्वत के ढाल पर हवाएं जहां ऊपर उठती है ना, वर्षा कराती है, उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं, और जहां पर वर्षा नहीं होता है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में। इनके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में, है ना, प्रे मानसूनी वर्षा हेतु पश्चिमी विक्षोभ की घटना जिम्मेवार है ना। उत्तर पश्चिम बारिश में, है ना, मानसूनी वर्षा, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा यहाँ लिखेगा, है ना, शीत ऋतु में वर्षा हेतु पश्चिमी विक्षोभ की घटना जिम्मेवार है। शीत ऋतु में होती है, रबी की फसल की जो है अच्छा लाभ पहुंचाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागर, ऑप्शन अगर नहीं रहे कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं तो भूमध्य सागर की जगह आप अटलांटिक सागर को भी आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि भूमध्य सागर जो है ये अटलांटिक सागर का ही पार्ट है। इसके अलावा उठने वाले जो यहाँ पे जिम्मेवार है में उठने वाले, अब यहाँ पे भूमध्य सागर है, ऑप्शन में नहीं है तो अटलांटिक, इसलिए कोस्ट में भर दिया हूँ, तो भूमध्य सागर से यहाँ से फिर पढ़ेंगे। भूमध्य सागर में उठने वाले एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान का रूप है, क्या, पश्चिमी विक्षोभ। अब जब तूफान रहेगा तो उसके केंद्र में कैसा दाब होता है, आप चक्रवात से पढ़ते आए हैं, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, तो पश्चिमी विक्षेप के में भी जो है निम्न दाब की घटना उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते चलते, है ना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाता है। और चूंकि पाकिस्तान के रास्ते आया है तो उसी साइड से आएगा कि पहले अरुणाचल प्रदेश में चला जाएगा, तो पहले पाकिस्तान से आया है तो पंजाब हरियाणा साइड से आएगा, तो उसी साइड में आता है और वर्षा कराता है। इसीलिए कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होता है। यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा है, मैं इसे जो है सही करके दूंगा। यहाँ पे इस गैर की कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ये फालतू लिखा गया है, मैं इसे सही करके दूंगा। मोरल इसका आपको ये समझना है कि इसमें क्या लिखा है। मैंने क्या बताया भाई, पश्चिमी विक्षोभ की एक घटना है जो चक्रवाती घटना है, कहाँ पे आती है ना, आपका भूमध्य सागर में आता है ना, भूमध्य सागर में आता है। भूमध्य सागर में अगर ऑप्शन भूमध्य सागर नहीं है तो आप क्या मार सकते हो, अटलांटिक महासागर मार सकते हो, क्योंकि अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है भूमध्य सागर। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है। ये क्या होती है, किस रास्ते को फॉलो करती है, तो पूर्व से पश्चिम, तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान से सटे हुए हमारे पंजाब वगैरह के भाग में वर्षा कराती है, समझ गए। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के तटीय इलाका में मानसून से पहले ग्रीष्मकालीन वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, ये ग्रीष्म काल में आता है। काल बैसाखी भी गर्मी के समय में आता है, ये आपका बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड इन सब के पार्ट को जो है क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ये तेज जो है हवा आंधी के साथ वर्षा आता है। इसके अलावा ग्रीष्म काल में भारत के उत्तरी भाग में लू चलती है, लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर पूछे कि थार मरुस्थल में कौन सी गर्म हवा जानलेवा वाली चलती है तो भी लू ही बताना है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला हमारा 2023 में भारतीय सेना के अंडमान निकोबार कमान में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये है भैया सजू बालकृष्णन, जिन्होंने भारतीय सेना के अंडमान निकोबार स्थित कमान में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। हाल में करंट की क्वेश्चन। इनके अलावा साजू बालकृष्णन भारतीय सेना के अंडमान निकोबार में तो बता ही दिए। इनके अलावा ये किनका स्थान लिए हैं, तो अजय सिंह साहब का स्थान लिए हैं। भारतीय सेना का एकमात्र ऐसी कमान अंडमान निकोबार कमान है जिसमें तीनों सेनाओं की जो है भागीदारी है, यानी थल सेना, वायुसेना और आपका जो है एयर वाला, इनके
जल वाला, नेवी वाला। इनके अलावा भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है। और प्रथम फील्ड मार्शल मोनेक्सा। ये दोनों क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, एवरग्रीन टाइप से है। इनके अलावा अगला है, भारत में प्रथम सीडीएस कौन थे? तो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब। इनके अलावा वर्तमान सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब। दोनों साहब जो है उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। बिपिन रावत साहब हमारे बीच में नहीं है, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तब से लेके कुछ दिन पोस्ट वैकेंट रहा। अब फिर से फिल कर लिया गया है सेकेंड सीडीएस लेफ्टिनेंट अनिल चौहान के रूप में। इनके अलावा 1983 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था लॉर्ड्स इंग्लैंड में। 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 25 जून 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। इस मैच में भारत की विजय हुई तथा भारत पहली बार वर्ल्ड कप के विजेता बने थे। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहिंदर अमरनाथ, है ना। एगो लाला अमरनाथ हो, एगो मोहिंदर अमरनाथ है। तो लाला अमरनाथ जो है ये इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा 1983 के वर्ल्ड कप में भारत दल के कप्तान कौन थे? कपिल देव। कपिल देव भारत के लिए वनडे क्रिकेट में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लाला अमरनाथ जो है वो आपका टेस्ट में लगाने वाले प्रथम टेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने शतक लगाया। इसके अलावा भारत की तरफ से इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। किसे? कपिल देव को। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक में आएंगे तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट काफी प्रचलित है। इनके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1975 में होती है। 1975 और 1979 4 साल के गैप पे होता है। तो दोनों इवेंट के विजेता जो है वेस्ट इंडीज है। भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप कब जीते थे? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। और 2011 में जो मेजबानी किया गया था भारत, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश में कंबाइंड रूप से करा गया था। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पूर्ण रूप से भारत के खाते में आया, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं आ पाया। वो कौन जीत के ले गया? ऑस्ट्रेलिया। हम रहे क्या? उपविजेता। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 2 साल पहले 1973 में। और 2025 में जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है ये भारत में ही होना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा पुरुषों के जो T20 वर्ल्ड कप इसी साल होगी 2024 में। ये कहाँ पे होगी? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना है ना, जून महीना में होंगे। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो पुरुष वाला है 2007 और प्रथम एडिशन के विजेता भारत ही रहे थे, ठीक है। इनके अलावा जो है ये क्या भैया, महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 2009 में, है ना। पुरुष वाला 2007 में। इसके अलावा 2024 में महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप कराए जाएंगे, ये बांग्लादेश में। और जो आपने ऊपर में देखा कि महिलाओं के वर्ल्ड कप 2025 भारत में होगा, वो 50 ओवर वाला फॉर्मेट है। इनके अलावा ICC अंडर-19 वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला इवेंट 2023 में साउथ अफ्रीका में कराया गया, जहां विजेता भारत रहे थे शेफाली वर्मा के कप्तानी में, और उप विजेता रही थी इंग्लैंड, ठीक है भाई। पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा 1 सेकेंड, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की हमारी 113 क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं मात्र 70 रुपये के अंदर। बाद में टॉपिक वाइज 20 और फ्री मिल जाएंगे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए पीडीएफ है। अगर बिहार SSC SI की एग्जाम देना है तो भी आपके लिए पीडीएफ है ना। कंबाइंड पूरा का पूरा भी अगर आप लेना चाहते हैं तो एकदम रियायत दर पे 100 रुपये में है। बाद बाकी आप 35 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इन्हीं व्हाट्सअप नंबर का बात कर सकते हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये गुलबर्गा में बनाया था। कालांतर में अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने राज्यों को 4 सूबों में बांटा था। सूबो मतलब पार्ट समझ लीजिए, भाग समझ लीजिए, है ना, प्रांत समझ लीजिए। तो 4 सूबों में बांटा था तथा उनकी प्रांतीय राजधानी क्रमशः गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर था। लेकिन जब गद्दी संभाला था बहमनी तो ये जो है आपका गुलबर्गा राजधानी रखा था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। उस समय सल्तनत पे किसका शासन रहा होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, जब आपका अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया था। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक है, ये जो है 1950-51 तक रहे थे आपके शासक के रूप में, ठीक है। 1350-51 तक, 1900 नहीं भाई।
इसके अलावा अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कई दफ़ा पूछे जाते हैं। बहमनी राज के विघटन के बाद गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर राज्यों का उदय हुआ, है ना। जैसे ही बहमनी साम्राज्य छिटफुट हुआ तो ये जो है आपका बन गया जो है गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर राज्यों का उदय हो गया। ये सब स्वायत्त राज हो गए। इसके अलावा जो तालीकोटा का युद्ध हुआ स्वायत्त, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ 1665 में, तो आपको पता है ना कि इसमें जो है अधिकांश जो है गुट में लड़ाई किए थे विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, है ना। विजयनगर साम्राज्य जो है लड़ाई शुरू से ही थी बहमनीय समय से, लेकिन जब ये अलग अलग बने तो एक साथ मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर में से कौन सा ऐसा भाग है, मतलब कौन सा ऐसा प्रांत है जो तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो तालीकोटा का युद्ध में जो भाग लिया था उसे याद रखिए, तो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर भाग लिया था। तो कौन भाग नहीं लिया था? तो बरार भाग नहीं लिया था। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। जब विजयनगर में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है 1665 में, तो उस समय जो शासक है सदाशिव राय हुआ करता है, लेकिन जो युद्ध का नेतृत्व करते हैं, संचालन करते हैं, उनका नाम राम राय था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय भी सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासन था। यहाँ पे देखिए 1325 से 1351 तक रहा है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया, संगम किए, इसके बाद तुलुब किए, सुलुब किए, अरविदु किए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सितंबर 2023 में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? अब विधानसभा की पहली महिला स्पीकर आपके लिए काफी काम की है, तो ये आपका भाई प्रमिला मलिक। कौन है? प्रमिला मलिक। ये उड़ीसा के विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है। इनके अलावा 2023 में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बनी आपका, है ना, साधना नायर सक्सेना। साधना सक्सेना नायर लिखा है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा और सेबी में प्रथम महिला अध्यक्षा माधवीपुरी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे, आप उत्तर प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए, देश के प्रथम IPS महिला अधिकारी किरण बेदी हैं, और देश के सेकेंड महिला अधिकारी कहें तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी होगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बने थे। इनके अलावा भारत में प्रथम महिला IPS बता दिए बेरिल बिहेसांग। मिजोरम के इतिहास में यह सबसे कम उम्र की महिला सांसद अभी जो है जीत गई है। कल मैं ये तीनों पॉइंट कल वाले क्लास में भी बताया था, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। मिजोरम के इतिहास में एक मॉडल जो है क्या होती है आप सभी जानते हैं, है ना। तो वो पेशे से मॉडल है, बाद में ये राजनीति में आके जीतती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे JPM पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनी थी आपकी और जीत गई, और अभी जो है JPM का सरकार भी है मिजोरम के अंदर। 40 में से 27 सीट अकेले जीत लिए। ठीक है। इनके अलावा एक क्वेश्चन काफी पॉपुलर हुआ था कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? तो फंगनोन कोन्याक। ये कई बार पूछा भी गया है। देश में सबसे कम उम्र की महिला सांसद चंद्रानी मर्मू, तो ये भी ध्यान रखेंगे, 2019 में आई थी ये। इसके अलावा भारत में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। जंगली गधा कुरंग, है ना, ये कच्छ के रण गुजरात में है। इनके अलावा गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रचलित गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे रहेगा? तो असम में रहेगा। किस लिए फेमस है? तो गेंडा के लिए, एक सिंग वाली गेंडा। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे रहेगा? लद्दाख में। किस लिए फेमस है? स्नो लियोपर्ड्स। उड़ीसा का सिमलीपाल अभयारण्य एक तो गाने वाली मैना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंगाल टाइगर यहाँ भी पाया जाता है सिमलीपाल में। सुंदरबन में तो पाया ही जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरबन में। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी डुगोंग के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार के खाड़ी के पास डुगोंग संरक्षण केंद्र है। ठीक है। उड़ीसा का गहीर माथा, ये आपका कछुआ, जो ओरिब लिडले कछुआ की प्रजाति होती है, उनको आप यहाँ देखेंगे। पिछले साल चर्चा में रहे अमचंग वन्यजीव अभयारण्य, यह भी असम में है। ये चर्चा में क्यों रहा था अमचंग वन्यजीव अभयारण्य? कोई बता सकता है? इसलिए कि हाथी और मानव का जो मुठभेड़ होता था, तो उसमें बहुत सारे जो है
हानि होती थी। तो इन सब चीज़ों के निपटने के लिए यहाँ पे सेना ने एक सुझाव दिया था। तो ये आपका अमचंग वन्यजीवारण असम जो है चर्चा में आया था। इनके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किए थे? सर विलियम जोन्स ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे किया गया था। इनका जो प्रमुख कार्य है कि साहित्य, दर्शन, इतिहास इत्यादि को सहेज कर रखना और उसी को जो है प्रकाशित वगैरह करवाना। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अंग्रेजों ने अपना जो पहला बुक को अनुवाद किया था ये थे भैया अभिज्ञान शकुंतलम, इनको जो है रूपांतरित किए थे। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये कि 1875 में अमेरिका में गठन किया गया था कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में अपना पहला मुख्यालय अड्यार 1882 में लगाए थे कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनके अलावा रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? विवेकानंद साहब के। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब 1897 ईस्वी में किए थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी से कौन जुड़ी रही थी? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में जो है आपका 1979 में आपका नोबेल और 1980 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ये अल्बानिया की रहने वाली थी बेसिकली। इनके अलावा तुलजा भवानी मंदिर जो 2023 में चर्चा में रहा था किस राज्य में स्थित है? देखिए तुलजा भवानी मंदिर ये आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। ये चर्चा में रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चढ़ावा चढ़ाया गया था। महाराष्ट्र में मुंब्रा देवी, सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर। ये महालक्ष्मी मंदिर एकदम समुद्र के किनारे आपको जो है ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया जो है वहाँ से भी दिखेगा अगर आप किनारे खड़े हो जाएंगे तो। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर मंदिर, शनि सिंगनापुर, शिरडी, एकवीरा देवी मंदिर, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहा जाता है कि जो शनि सिंगनापुर है वहाँ पे किसी भी घरों में दरवाजा नहीं लगते क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ चुराता नहीं है ना। प्रभु की इतने खौफ है, होना भी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई चीज़ गिर जाता है तो आपको खोज के दिया जाएगा। ऐसा अगर सब जगह हो जाता काश। इसके अलावा तमिलनाडु में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर, कुमारी अमन्ना मंदिर, ये सभी के सभी तमिलनाडु में स्थित है। केरल में सबरीमाला टेम्पल, कल ये मैं पॉइंट ये तीनों कल भी बताया था। ये तीनों पॉइंट मैं समझता हूँ ना कि कितना भी कह लूँ, बच्चे को क्या पसंद है? डिजिटल पसंद है, डिजिटल है ना, डिजिटल पसंद है भाई। डिजिटल बोर्ड, इधर रिमोट दबाओ, इधर क्वेश्चन जो है स्लाइड में सरकते हैं, तो ऐसा पसंद है। भले कंटेंट कैसा भी हो, मैं ये बात अच्छी से जानता हूँ। आपको ये वाला चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा स्क्रीन के साथ पढ़ना, है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पसंद आ रहा होगा। तो मैं कहता हूँ कि जो भी कंटेंट देता हूँ उसे वॉच कीजिए। फिर भी आप लोग करते नहीं क्योंकि दिख जाता है। जो मेरे पास हजार बच्चा पढ़ने लायक है वो तो कम से कम देखे, है ना। तो अगर वो भी नहीं देखे तो इसीलिए कुछ पॉइंट जो है मैं पिछले क्लास से यहाँ पर जैसे मैंने 5 पॉइंट को जो है कॉपी किया हूँ ताकि आप वंचित न रह जाओ। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सब काम आएगी आपको। केरल में सबरीवाला मंदिर, अट्टाकल्लू भगवती मंदिर को कॉपी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बताएंगे अभी रीजन बताते हैं। अनंतपुर झील मंदिर, कोट्टायम महादेव मंदिर आदि जो है केरल में है। केरल में ही सबसे पुराना मस्जिद है इंडिया का, कल बताया था, जुरामन। इसके अलावा केरल में ही सबसे पुराने चर्च है सेंट थॉमस। इसके अलावा नरसिंह मंदिर, वीरभद्र मंदिर, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। मुक्तेश्वर मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, केशव मंदिर, कोटिलिंगेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा मैंने इसे कहा था कि क्यों ये कॉपी करना जरूरी है। ये जो आप अट्टाकुल भगवती मंदिर देखते हैं, यहीं पर अट्टक्कल पोंगल मनाया जाता है। वैसे अगर आपको कहेगा कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है तो आप कहोगे तमिलनाडु, लेकिन अट्टुक्कल पोंगल कहेगा तो केरल आंसर लगाना है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगावत। इनकी मुद्रा की बात करेंगे तो मन्नत, वो मन्नतो है। मन्नत मतलब होता है मांगना, कोई चीज मतलब विश करना, तो वो मन्नत जो है शाहरुख खान की जो बंगला है उनका भी नाम है। इनके अलावा कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मुद्रा क्या है? टेंगे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा क्या है? सोमानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा है सोम। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, कल मैंने अपने सभी पड़ोसी और राष्ट्रीय अपने इंडिया में जो भी भाषा बोले जाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है बताया था। इनके अलावा जुलाई 2023 में इसरो ने किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये सिंगापुर के 7 उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किए हैं जुलाई 2023 में। इससे पहले अप्रैल 2023 में सिंगापुर के और 2 उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपके
एग्जाम में आता है तो पक्का पीछे टाइम देखें, क्योंकि 2 बार हुआ है पिछले साल सिंगापुर के उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा। ठीक है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो ने अप्रैल 2023 में PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 2 अन्य उपग्रह टेलोस और ल्यूमिनाइट को भी प्रक्षेपित किया है। समझ गए, अगर जुलाई कहता है तो 7 गो उपग्रह था और अप्रैल में था 2 गो उपग्रह सिंगापुर का। इसके अलावा इसरो 2023 के मार्च में LVM-3 रॉकेट के सहारे ब्रिटेन के 36 उपग्रह को लॉन्च किए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसरो ने अमेरिका के नासा के साथ जो है समझौता किया है। निसार नासा का और इसरो का संयुक्त परियोजना। ये क्या है भाई? सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या करता है कि चाहे मौसम कैसा हो, दिन हो रात हो, अंधेरा उजाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो काम है डाटा कलेक्ट करना वो करता रहेगा। ठीक है, इनके अलावा मंजू नंदन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए इसरो के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, इसीलिए नहीं लिखा हूँ कुछ। ठीक है, मंजू नंदन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। सितार के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो अनुष्का शंकर, कुशल कुमार दास, पंडित रविशंकर, अरविंद पारेख, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज, ये सभी के सभी जो है सितार से संबंध रखते हैं। तबला के प्रमुख कलाकारों में आएंगे रविंद्र यागावल, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, ये सभी के सभी जो है तबला के वादन से संबंधित है। बांसुरी के प्रमुख कलाकार में आएंगे चेतन कुमार जोशी, सिक्लमाला चंद्रशेखर, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमनी, ये सभी के सभी जो है बांसुरी से संबंधित है। सरोद के प्रमुख कलाकार में आएंगे अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी क्या बजाते हैं भैया? सरोद। वायलिन के कलाकार में संगीता शंकर, देखिए वो अनुष्का शंकर है तो वो सितार में है, संगीता शंकर जो है ये वायलिन में है। ठीक है, और पंडित रविशंकर की हैं सितार में ही है। विष्णु गोविंद जोग, एन राजन, संगीता राजन, के वैद्यनाथन, TN कृष्णन, ये सभी के सभी वायलिन से संबंधित है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर की स्थिति किस महासागर में स्थित है? देखिए शून्य देशांतर और शून्य जो आपका अक्षांश है इसकी स्थिति महासागर में जो है अटलांटिक महासागर में पड़ती है। अटलांटिस महासागर दुनिया के 5 महासागर में सबसे बड़ी महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आकार जो है अंग्रेजी के अक्षर S के जैसा होता है और इसी महासागर का पार्ट है भूमध्य सागर, लैब्राडोर सागर, इसके अलावा मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी के सभी जो है आपका अटलांटिक महासागर का ही भाग है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के द्वारा अफ्रीका से क्या अलग होता है भाई? यूरोप अलग होता है। स्वेज नहर की लंबाई बता ही दिए थे, 164 से 168 के बीच बन के 1869 में तैयार हुआ था। ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो समुद्र है। प्रवाल भित्ति, अल नीनो, ला नीनो, ये सभी के सभी के जो घटना है अल नीनो, ला नीनो, प्रवाल भित्ति, ये कहाँ पे है? ये फिर दक्षिणी सागर, ये सब किस सागर महासागर के पार्ट है? तो प्रशांत महासागर के। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के सहारे तट के सहारे स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मरियाना खाई प्रशांत महासागर के गहराई वाला स्थल ये भी है। अंडमान सागर, अरब सागर है ना, अंडमान सागर हो गया, अरब सागर हो गया, लक्षद्वीप हो गया है ना, ये सब जो भी है, ये मन्नार की खाड़ी भी कर लीजिएगा है ना, तो ये सब जो है हिंद महासागर का ही पार्ट है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा स्थित लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, है ना। आगरा स्थित जो लाल किला है वो अकबर ने करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद भी है, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण। इसके अलावा दिल्ली के जो लाल किला है ये तो सब जानते हैं शाहजहां ने करवाया था। जो शालीमार का बाग है ये जहांगीर ने निर्माण करवाया। जो निशात का बाग है ये नूरजहां के भाई आरिफ खान ने जो है बनवाया था। इनके अलावा जो आपका ये जो झील है, सॉरी निशात बाग जो है ये डल झील के किनारे स्थित है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जिनको बनाने का श्रेय बेगा बेगम या हाजी बेगम को दिया जाता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। कुतुब मीनार में 3 आदमी का सपोर्ट है, नींव
रखा ऐबक, बनवा के तैयार किया इल्तुतमिश और ऊपर का फ्लोर बनाया फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का महरौली अभिलेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित एमदादुल्ला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। एतमादुल्ला का मकबरा ये पूर्ण संगमरमर से बनाया गया पहला मकबरा था, जिसका निर्माण जो है नूरजहां अपने पिता ग्यास बेग के याद में करवाया। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना जो है ये उत्तराखंड के सरकार ने शुरू किया है ना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के रोजगार योजना जो है युवाओं में रोजगार से संबंधित है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना ये उत्तराखंड का। ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये आपका जो है दूध वितरण से संबंधित है। पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना, इसके अलावा नंदा गौरा योजना, इसके तहत बालिकाओं को कुल 62,000 रुपये की राशि दी जाती है। 51,000 जो है इम्तिहान पास करने के बाद, 11,000 जन्म के बाद। ठीक है। इनके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, आयुष्मान सबसे समझ गए होंगे, ये आपका चिकित्सा वाला है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, जो 4 धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको जोड़ने का जो योजना है ये 4 धाम राजमार्ग विकास योजना है। जननी सुरक्षा योजना और वात्सल्य योजना ये भी उत्तराखंड के ही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। गंगा नदी का उद्गम देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने से होती है। टिहरी बांध डैम जो है ये उत्तराखंड का शान है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे 261 मीटर से भी ऊंची बांध है, जो इंडिया की सबसे ऊंची है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।